ये इनएक्टिव होता है, कि जब तक इसको इसका एक्टिवेटर नहीं मिल जाता, जब तक इसको इसका कोफैक्टर नहीं मिल जाता, चाहे वो कोएंजाइम हो चाहे वो प्रोस्टैटिक ग्रुप हो। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है कोफैक्टर, तो ये कोएंजाइम है, ये इसके साथ अब देखें ये अटैच हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम, एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है ना। तो एंजाइम प्लस कोफैक्टर वाली बात हो, दोनों चीजें अगर शामिल है, तो इसको बेटा आप होलो एंजाइम का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? होलो एंजाइम। ये एक्टिव फॉर्म है एंजाइम, ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक जो है कोफैक्टर अटैच नहीं होगा, उस वक्त तक सबस्ट्रेट भी अटैच नहीं हो सकता। पहले कोफैक्टर अटैच होगा, एंजाइम एक्टिव होगा, फिर उसका जेन्युइन सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है। तो होलो एंजाइम जो है बेटा कोफैक्टर प्लस एंजाइम को कहा जाता है, जबकि कोफैक्टर एंजाइम माइनस कोफैक्टर दैट विल बी इक्वल टू एपो एंजाइम। चलें, ये देखें, ये एपो एंजाइम और को एंजाइम के बारे में, होलो एंजाइम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है बेटे अकरेंस ऑफ एंजाइम। इसका मुराद होता है कि एंजाइम कहाँ पर मौजूद होगा, कहाँ ये पाया जाएगा। देखें, जो रिएक्शन जहाँ पर होता है ना, उसका रेलेवेंट एंजाइम भी वहीं पर होता है। मसलन देखिए, फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ऐसे ही है ना। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले तमाम के तमाम एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में होंगे। लाइट रिएक्शन वाले थैलाकाइड की सरफेस पे होंगे, और जो डार्क रिएक्शन करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होंगे। ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट 1 में बताई थी आपको। इसी तरह जो सेलुलर रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम हैं, वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। से एक और रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस। आप ये जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस करने वाले सारे के सारे एंजाइम कहाँ मौजूद होंगे? साइटोसोल में होंगे। ये अकरेंस है, यहाँ से भी एमसीक्यूज जो है बेटा वो आ जाता है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। देखो बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की अगर आप बात करें ना, तो ये एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्योंकि टर्शरी है, तो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये एक्ट करती है एज अ कैटलिस्ट, एज अ बायो कैटलिस्ट, ये रिएक्शन को स्पीड अप करती है। बातें हमने डिस्कस किया। यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। इससे क्या मुराद है? स्पेसिफिक है ये अपने एक्शन में। और यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि जनाब, जैसे कि सेलुलोज सिर्फ सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। मतलब अब जो है बेटा, जैसे डायास्टेज सिर्फ स्टार्च को कैटलाइज करेगा, सेलुलोज सिर्फ सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, किसी और को नहीं करेगा। दिस विल शो द स्पेसिफिक नेचर। अब ये स्पेसिफिसिटी किस चीज़ के ऊपर होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्पेसिफिसिटी आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर रिलाई करती है। नंबर 1, शेप ऑफ एक्टिव साइट। नंबर 2, शेप हो गई। शेप देखें, शेप कैसे? आप देखें, फर्ज कर लें ये एक एंजाइम है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है। एक सबस्ट्रेट ये है और एक जो सबस्ट्रेट है बेटा वो ये है। डेफिनेट सी बात है, दिखने से पता चल रहा है कि शेप वाइज ये इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका सबस्ट्रेट नहीं है। तो शेप ऑफ एक्टिव साइट के ऊपर डिसाइड होता है कि आया उसका सबस्ट्रेट कौन सा होगा। नंबर दो जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल कॉल द केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होती है? देखिए, फर्ज कर लें जनाब, ये एक एंजाइम है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है बेटा, इसमें ये 2 सबस्ट्रेट है। अब इसका कौन सा सबस्ट्रेट है ये हमने फैसला करना है। चले देखें, यहां पर चार्ज है ये वाला, ठीक हो गया, और इसके ऊपर भी चार्ज यही है। जबकि यहां चार्ज ये। तो यहां पर कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिसकी वजह से इसको चार्ज बेरिंग कैविटी कहा जाता है। जो एक्टिव साइट होती है ना, इसको चार्ज बेरिंग एक्टिविटी के एक मखसूस चार्ज इसके ऊपर जो है बेटा वो पाया जाता है उन अमाइनो एसिड्स की वजह से। अब देखें, ये 2 तरह के सबस्ट्रेट हैं। अब इन सबस्ट्रेट में जो ऑपोजिट चार्ज वाला है सिर्फ वही अटैच हो सकता है, जो सेम चार्जेस वाला है वो अटैच नहीं हो सकता। तो ये जो चार्ज जो अटैचमेंट है बेटा, या जो अट्रैक्शन है, ये बड़ी मखसूस होती है, ये मैच नहीं करती। शेप फिर मैच कर सकती है,
शेप में कोई 19-20 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल, लेकिन ये जो केमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो ये मेन पार्ट होती है किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। फिर यहाँ ये जो सेलुलोज और सेलुलेज वाला बात लिखो ना, यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ एंजाइम्स सबस्ट्रेट लेवल के होते हैं, मतलब उनका एक ही मतलब वो स्पेसिफिक, जैसे सेलुलेज है ये सिर्फ सेलुलोज के ऊपर काम करता है। अब जैसे मैं कुछ एंजाइम की एग्जांपल देता हूँ जो सबस्ट्रेट लेवल के नहीं होते, वो जर्नल वर्क करते हैं। मसलन जैसे फर्ज कर ले हम बात कर लेते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वो प्रोटीन बहुत सारी इकसाम की होती है, बहुत सारी इकसाम की प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर देगा। ये जर्नल है, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है। जबकि सेलुलेज कार्बोहाइड्रेट में सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। अब जैसे इसी तरह मैं बात कर लूँ अमाइलेज की, अमाइलेज स्टार्च को भी कर देता है, ग्लाइकोजन को भी कर देता है। ये सब वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है ना। जर्नल इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट, वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है। ये सेलुलेज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से भी एक आध बार MCQs बनाया गया है। चलें, इसके बाद ये मैं बता चुका हूँ ये स्पेसिफिक होते होंगे टेम्परेचर, और ये बातें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। चलें, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कम से कम एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी जो होती है दिस विल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, ये, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप एंजाइम इसके अंदर डाल दो तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जो रिएक्शन पहले इतनी एनर्जी इस्तेमाल करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा था, अब वो इतनी एनर्जी से बदल जाएगा, यानी अब उसको कम एनर्जी चाहिए। रिएक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, देखें ना, कम कर दी, इतनी कम कर दी है। ये आप देखो इतना फर्क पड़ गया इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी एक दफ़ा आ जाता कि ये एंडोथर्मिक है, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो ऊपर है, और प्रोडक्ट अगर नीचे है, इसका क्या मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। रिएक्टेंट ने हीट को रिलीज़ किया तो वो नीचे आए हैं, ठीक है ना। हीट को जो रिलीज़ करते हैं वो एक्सोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट ऊपर होता, रिएक्टेंट नीचे होते, तो इसका मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, ठीक है ना। चल, फिर पेप्सिन और पेप्सिनोजिन में क्या फ़र्क होता है, ये लिखा हुआ ना, पेप्सिनोजिन और पेप्सिन। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ये कौन सा एंजाइम होता है? एक प्रोटीन को हजम करने वाला एंजाइम होता है, क्योंकि हमारा स्टमक भी प्रोटीन का बना है कि कहीं हमारे स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट ना कर दे, तो इस वजह से बचने के लिए ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। जब प्रोटीन वाली डाइट आ जाएगी तो क्या होगा कि मैदे में एसिड पैदा होगा, वो इसको एक्टिव फॉर्म में बदल देगा। कौन इसको एक्टिव फॉर्म में बदलेगा? HCl। HCl जो है बेटा वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करते हैं। ज़्यादातर एंजाइम जो है बेटा वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ या ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन के साथ ही इनकी अटैचमेंट हो जाती है। चले, उसके बाद बेटा अगला हमारा क्वेश्चन है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक क्या होता है? देखो मैंने पहले भी बताया था कि फीडबैक जो है बेटा द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इटसेल्फ कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन, कि प्रोडक्ट अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा है। अब कैसे कंट्रोल कर? देखिए इसमें A B बना रहा है, B C बना रहा है, C D बना रहा है। A को B बनाने में एंजाइम 1 काम कर रहा है, B को C में 2 और C को D में 3 एंजाइम काम कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट D बनता जा रहा है। जैसे इसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो इसकी मिकदार बढ़ने से इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा एंजाइम नंबर 1 पर। मतलब इसकी जब D बढ़ जाएगा तो एंजाइम 1 को इनहिबिट कर देगा, और जैसे ही ये इनहिबिट करेगा A B में बदलना बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली D बनना बंद, ठीक है ना। कि D बढ़ा तो D ने अपने आप को खुद प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, और जैसे ही D की मिकदार में कमी आएगी इसका इनहिबिटरी जो इफेक्ट है, इसका जो फीडबैक है वो नहीं जाएगा, और ये एंजाइम वर्क करना शुरू कर देगा और ये D बनना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन, कि D अपने आप को बनने के लिए खुद कंट्रोल कर रहा है, खुद मैसेज दे रहा है, तो इसको जो है बेटा वो आप फीडबैक इनहिबिशन का जो है वो नाम देते हैं। चले, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है? इसके हवाले से जो इनिशियल बातें हैं वो तो हमने डिस्कस कर ली है कि एक्टिव साइड, बाइंडिंग साइड, उसकी स्पेसिफिसिटी, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने डिस्कस करना है बेटा इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल। देखिए ये 2 मॉडल थे जो कि बेसिकली जो है बेटा वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के साथ साथ उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। देखें ये पेश किया था इमिल फिशर ने, उसकी पिक भी मैंने लगाई हुई है। इमिल फिशर ने
ये हुआ था 1890 में और ये पेश किया था कॉशलैंड ने और ये हुआ था 1959 के अंदर। चले अब ठीक है, मान लेते हैं जी जनाब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की रिक्वायर्ड होती है, तो इसी तरह एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए ख़ास एंजाइम चाहिए। बात ठीक है, लेकिन कुछ बातें लॉक एंड की मॉडल ने ऐसी की जो कि जो है वो सही साबित नहीं हुई। मसलन उसने कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये, और फिर कहा कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई मॉडिफिकेशन इसके अंदर नहीं होती, नो फ्लेक्सिबिलिटी, और ये एक टेम्पलेट के तौर पर काम करता है। टेम्पलेट होता है सांचा, है ना, जैसे हम आइस फ्रीज करते हैं और जैसा हमारी जो है वो बर्तन होगा वैसी ही आइस जो है वो हमें उसी शेप की मनोवन जो है वो मिलती है। तो मतलब वो कहता है कि जैसी एक्टिव साइट है बिल्कुल उसी शेप का जो है वो सबस्ट्रेट होना चाहिए, कोई 19-20 भी टॉलरेबल जो है वो नहीं होता। लेकिन इंड्यूस फीड मॉडल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि ये अगर आपके पास एंजाइम है तो आप ये देखिएगा बेटा सबस्ट्रेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, एक्टिव साइट का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो वो क्या करती है कि ये अपने इसको एडजस्ट करती है। ये इसको क्या करेगी, ये इसको एडजस्ट करेगी, ठीक हो गया, इसको एडजस्ट कर लेगी। इसको एडजस्ट कर लेगी। अच्छा, फिर क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट में बदल जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। कि आप किसी नरम चीज़ के ऊपर बैठते हैं, से आप किसी मैट्रेस के ऊपर बैठते हैं तो आपके प्रेशर की वजह से वो दब जाता है, जैसे ही आप वहाँ से उठेंगे वो वापस अपनी जगह में, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाते हैं। तो एंजाइम में भी इसी लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक्टिव साइट अपने आप को उसके अंदर पेनिट्रेट कर लेती है, कि वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी शेप का, किसी भी साइज का जो सबस्ट्रेट है वो फिट हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं है। 19-20 एडजस्टमेंट हो सकती है। तो दिस विल कॉल द फ्लेक्सिबिलिटी। यही चीज़ थी जो इंड्यूस फिट मॉडल ने जो है बेटा वो एक्सप्लेन की थी। तो डेट्स वाई ये मोर एक्सेप्टेबल जो है वो मॉडल यहाँ पर जो है बेटा वो कंसिडर हुआ। चले, यहाँ पर जो है बेटा वो हमारा जो है वो पहला टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। आपके जहन में कोई सवाल हो तो बेटा आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।